हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे प्रकाश का अपवर्तन। और इस चैप्टर से हम देखेंगे 2 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। और इसके पिछले वीडियोज में हम लोगों ने प्रकाश का परावर्तन चैप्टर देखा था, जिसमें हमने 2 अंकों में, 4 अंकों में और 7 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न को डिस्कस किया था। लेकिन आज के इस वीडियो से हम प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर स्टार्ट करेंगे और इससे 2 अंकों में पूछे जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए जिसका वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उन चीज़ों को लिखेंगे जो हमें पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में दिया गया है कि जो प्रकाश की चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ठीक है, और यहाँ पे हमें वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक भी दिया गया है 1.5। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख देंगे कि वायु के सापेक्ष जो हमारा अपवर्तनांक है वो 1.5 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में जो हमें पूछा गया है वो भी हम लिख देते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी। तो किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करने के लिए आप सबको पता होगा कि ये फार्मूला होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि माध्यम में अगर प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि वायु में प्रकाश की चाल बट्टे में वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, यानी कि वायु में प्रकाश की चाल और वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक का जो अनुपात होता है वो माध्यम में प्रकाश की चाल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल है, तो हमें पता है कि वायु में प्रकाश की जो चाल है वो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। ये जो 8 है वो घात है, आप सबको पता होगा कि इसको हम पावर भी बोलते हैं, पावर नहीं पावर बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इस सूत्र में रखेंगे इन सभी मानों को और यहाँ से हम प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। ठीक है, माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हम 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड रखेंगे और 1.5 जो है वो वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके जगह पे हमने 1.5 रखा है और यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल की जगह हमने 3 × 10⁸ घात रखा है। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और आसान भी था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। हम चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 एवं 3/2 है। जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो इसको भी हम वैसे ही करेंगे। यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, और यहाँ पे हमें जो दिया गया है उन सभी चीज़ों को यहाँ पे हम लिख देंगे। तो यहाँ पे हमें दिया गया है कि वायु के सापेक्ष जो जल का अपवर्तनांक है वो 4/3 है और वायु के सापेक्ष ही जो कांच का अपवर्तनांक है वो 3/2 है। ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जा रहा है कि जल का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना है। ठीक है, यानी कि हमें G/W पूछ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो G/W है ये इसी वाक्य का सांकेतिक रूप है। ठीक है, इसका मतलब होता है G का मतलब होता है ग्लास और W का मतलब होता है वाटर और N का मतलब है अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे हम कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक निकालने के लिए इस सूत्र का यूज करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी भी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अगर अपवर्तनांक निकालना हो तो हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। इस सूत्र में आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें A/W दिया गया है। A/W का मतलब ये है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और A/G का मतलब है वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भी दिया गया है और वायु के सापेक्ष कांच का भी अपवर्तनांक दिया गया है। ठीक है, तो इन सभी मानों को हम यहाँ पर रखेंगे और यहाँ से हम G/W का मान ज्ञात करेंगे, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक हम ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे सभी मानों को रखेंगे तो हमें जो इसका आंसर प्राप्त होगा वो 8/9 प्राप्त होगा। ठीक है, यानी कि कांच के सापेक्ष जल का जो अपवर्तनांक है वो 8/9 है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा दूसरा क्वेश्चन जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट था। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है। किसी वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूर रखना होगा। यहाँ पे हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पे हमें उस वस्तु की दूरी ज्ञात करनी है, यानी कि लेंस से वस्तु की कितनी दूरी है उसको हमें यहाँ पे ज्ञात करना है, यानी यू हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले की तरह यहाँ पे सभी चीज़ों को लिख लेंगे एक बार। यहाँ पे हमें दिया गया है कि जो फोकस दूरी है वो 50 सेंटीमीटर है और जो आवर्धन है वो 2 है। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि वस्तु के दोगुने वास्तविक प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए, यानी कि यहाँ पे वास्तविक प्रतिबिंब जो प्राप्त होगा हमें वो वस्तु का दोगुना होगा। इसलिए यहाँ पे जो m होगा यानी आवर्धन जो होगा वो 2 होगा। माइनस इसलिए क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं वास्तविक प्रतिबिंब है, इसलिए हमने यहाँ पे माइनस लगाया है। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जो आवर्धन होता है वो ऋणात्मक होता है और आभासी प्रतिबिंब के लिए आवर्धन जो होता है वो धनात्मक होता है। ठीक है,
और इस क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि लेंस से वस्तु की दूरी कितनी है, यानी कि u हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो u का मान ज्ञात करने के लिए हमें f और v का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें f दिया गया है लेकिन v का मान हमें नहीं दिया गया है। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम इस वाले फार्मूले का यानी आवर्धन सूत्र का यूज करेंगे, m बराबर v बाई u फार्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे आवर्धन m बराबर v बाई u। तो यहाँ पे हम m का मान रखेंगे -2। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें v का मान जो प्राप्त होगा वो -2u प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ पे -2u ये हमें दर्शाता है कि जो v है यानी कि प्रतिबिंब की जो दूरी है लेंस से, वो वस्तु की लेंस से दूरी के दोगुने के बराबर है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि u का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि लेंस से वस्तु की जो दूरी है वो हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो इसके लिए हम इस सूत्र का यूज करेंगे 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u फार्मूले का यहाँ पे हम यूज करेंगे। यहाँ पे हम v के जगह पे -2u रखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने v के जगह पे -2u प्राप्त किया है, इसलिए यहाँ पे हम इस समीकरण में, इस सूत्र में आप कह सकते हैं कि यहाँ पे हम v के जगह पे -2u रखेंगे। ठीक है, और f के जगह पे हम 50 रखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें दिया गया है कि फोकस दूरी जो है वो 50 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे हम सभी मानों को रखेंगे और यहाँ से u का जब हम मान ज्ञात करेंगे तो हमें u का मान प्राप्त होगा वो -75 यानी कि 75 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर है। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे अगर हमें 50 सेंटीमीटर फोकस वाले लेंस से दोगुना वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो हमें वस्तु जो है वो लेंस से -75 सेंटीमीटर यानी कि 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि अतः वस्तु को लेंस से 75 सेंटीमीटर की दूरी पर रखना होगा। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन पे आधारित बहुत से क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा अच्छे से। अब हम चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा चौथा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव नेत्र की समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए। यानी यहाँ पे हमें समंजन क्षमता का परिभाषा यानी डिफिनीशन लिखना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो समंजन क्षमता का सबसे सटीक डिफिनीशन है वो कह रहा है कि पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी को आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। यानी कि मानव नेत्र के द्वारा दूर की वस्तु और नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए नेत्र के द्वारा उसके फोकस दूरी को चेंज करने की यानी परिवर्तन करने की जो क्षमता है उसी क्षमता को हम समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, और ये जो समंजन क्षमता जो है वो पक्षमाभी मांसपेशियों द्वारा ही निर्मित होता है। ठीक है, यानी कि हमारे जो पक्षमाभी मांसपेशियां है वो जितनी अधिक मजबूत होंगी हमारा जो समंजन क्षमता है वो उतना ही मजबूत होगा, यानी कि समंजन क्षमता भी उतना ही अधिक होगी। ठीक है, ऐसा अक्सर देखा गया है कि वृद्धावस्था के समय जो नेत्र की समंजन क्षमता होती है वो अक्सर कम हो जाती है, क्योंकि उस समय जो पक्षमाभी मांसपेशियां होती हैं वो कमजोर हो जाती हैं, इसलिए हमारे नेत्र की जो समंजन क्षमता है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा पांचवा क्वेश्चन है वो कह रहा है कि आंख में दृष्टि दोष क्या है, यह कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो आप सबको पता होगा कि आंख में दृष्टि दोष क्या होता है। दूर दृष्टि दोष होता है एक, और एक नज़दीक यानी कि निकट दृष्टि दोष होता है। ये सभी दोष हैं। सबसे पहले तो हमें ये बताना है कि आंख में जो दृष्टि दोष है उसका परिभाषा क्या है। ठीक है, उसको हम कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले दृष्टि दोष की परिभाषा देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दृष्टि दोष का परिभाषा है वो कह रहा है कि जब आंखों की समंजन क्षमता कमजोर हो जाती है तब वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं। इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वो रेटिना पर नहीं बन पाता है। इसी दोष को हम दृष्टि दोष कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने दृष्टि दोष की परिभाषा लिख दिया है। अब हम कितने प्रकार के दृष्टि दोष होते हैं उनको यहाँ पे लिखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दृष्टि दोष होते हैं वो लगभग 5 प्रकार के होते हैं। जो पहला है वो है निकट दृष्टि दोष, और दूसरा जो है वो दूर दृष्टि दोष है, और एक जरा दृष्टि दोष है। जो चौथा दोष है वो अबिंदुकता है, और जो पांचवा दोष है हमारा आंखों का वो है वर्णांधता। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये थे प्रकाश के अपवर्तन से 2 अंकों में पूछने वाले सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके बोर्ड में आ सकते थे। और इन सभी क्वेश्चन को मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से याद कर लें और इनका प्रैक्टिस कर लें। जो आंकिक प्रश्न है उनका प्रैक्टिस कर लें अच्छे से, और अपने तरफ से एनसीईआरटी के जितने भी एग्जाम्पलर हैं उनको सॉल्व करें, और जो अभ्यास प्रश्न है उनको भी सॉल्व करते रहें जब तक बोर्ड एग्जाम नहीं आता तब तक। ठीक है, तो स्टूडेंट्स पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।